नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। आज हम लोग व्यंजन संधि के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे व्यंजन संधि के पहले और दूसरे नियम के बारे में चर्चा किया गया था। चलिए तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। देखिए नियम 3 क्या कहता है। नियम 3 है त संबंधी नियम। ठीक है, त संबंधी नियम। चलिए समझते हैं। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है यदि त के बाद में च छ हो तो त का च हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी को आगे सूत्र में समझते हैं। सूत्र में इसका पूरा डिटेल किया गया है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा गया है त के बाद में च छ हो तो त का च हो जाता है। और देखिए मैंने क्या किया है, जितने भी त संबंधी नियम हैं उन सभी को एक ही में ऐड कर दिया है। जैसे आपने अभी ये ऊपर नियम देखा कि त के बाद में च छ हो तो त का च हो जाता है, वैसे ही ऐसे ही सारे नियम मैंने यहीं पे ऐड कर दिए हैं। त के बाद में च छ हो तो त का च हो जाता है और त के बाद में ज झ हो तो त का ज हो जाता है। त के बाद में ट हो तो त का ट हो जाता है। त के बाद में ड हो तो त का ड हो जाता है। और त के बाद में ल हो तो त का ल हो जाता है। ठीक है, तो त संबंधी नियम ये कहता है कि त के बाद में च छ होगा तो त का च हो जाएगा। त के बाद में ज झ होगा तो त का ज हो जाएगा। त के बाद में ट होगा तो त का ट हो जाएगा। त के बाद में ड होगा तो त का ड हो जाएगा। त के बाद में ल होगा तो त का ल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ किसका हो रहा है बताइए। सब कुछ त का ही हो रहा है। त का ही च हो जा रहा है, त का ही ज हो जा रहा है, त का ही ट हो जा रहा है, त का ही ड हो जा रहा है और त का ही ल हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है। ये नियम 3 में क्या होता है कि आधा प्लस पूरा अक्षर बनता है। नियम 3 से संबंधित जितना भी संधि का एग्जाम्पल होगा उस सभी में आधा प्लस पूरा अक्षर बनेगा। जैसे त के बाद में च होगा तो त का च हो जाएगा, तो आधा त का च तो ये वाला होगा, पूरा छ ये है तो च बनेगा। और त के बाद में छ होगा तो भी च होगा, तो त का च बन के छ बनेगा। त के बाद में ज झ आता है तो ये वाली कंडीशन बनेगी ज झ इस तरीके से, या फिर ज जो बनेगा। त के बाद में ट आएगा तो ट ही होता है तो ट बनेगा इस तरीके से। इसको लिखने का तरीका ये भी है, यानी या तो आधा ट पूरा ट ऐसे लिख सकते हैं या आधा ट पूरा ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से त के बाद में ड आता है तो त का ड हो जाता है तो आधा ड पूरा ड ऐसे बनेगा। उसको लिखने का तरीका ये भी है। और यदि त के बाद में ल आता है तो त का ल हो जाता है। आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि त का ल बनेगा तो आधा ल तो ये हो जाएगा और ये पूरा वाला ल है तो ये ल बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये नियम आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि त के बाद में च छ आएगा तो च होगा, त के बाद में ज झ आएगा तो ज होगा, त के बाद में ट आएगा तो ट होगा, त के बाद में ड आएगा तो ड होगा और यदि त के बाद में ल आएगा तो ल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्तधन चारण। बताइए क्या दिया गया है, उत्तधन चारण। तो उत्तधन चारण दिया है तो त के बाद में च है और त के बाद में च होता है तो त का च हो जाएगा।
तो कुछ नहीं करना है, बस इस आधी तक आधा च कर दीजिए, तो आधा च हो गया। यहाँ पे ऊ है, इधर चारण, तो फाइनली शब्द बनेगा उच्चारण। यहाँ पे लिखा है जगत धन छाया, तो आप देखेंगे त के बाद में छ है, तो त के बाद में छ में से कोई भी आता है तो त का च हो जाता है, तो त का च हो जाएगा। तो बस केवल च कर दीजिए, इधर जग है वो इधर छाया है, बीच में त का च कर दीजिए, जग छाया बनेगा। उत्तधन चरित लिखा है, उत्तधन चरित, तो त के बाद में च आता है तो त का च हो जाएगा, तो आधा त का च ये होगा, पूरा च ये है, और यहाँ पे ऊ है, तो फाइनली शब्द बनेगा उच्चरित। यहाँ पे लिखा है सतधन चिदानंद, तो त के बाद में च है, तो त का च कर दीजिए, तो फाइनली त का च करेंगे तो आधा च अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इस मात्रा के अंदर लेके लिखेंगे, तो शब्द बनेगा सच्चिदानंद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको बतानी थी कि जैसे सत्य धन चिदानंद बराबर सच्चिदानंद बनेगा, ये चिदानंद जो लिखा है इसमें भी संधि हो जाएगा, जो कि आपने देखा था कि प्रथम वर्ण के बाद में कोई घोष वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उस नियम से यदि संधि में तृतीय वर्ण दिया होगा तो शब्द को वहीं से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तृतीय वर्ण द है, तो तृतीय का पहला कर देंगे, यानी तीसरे का पहला कर देंगे, तो द का त करेंगे, तो द का त करेंगे तो चिदानंद लिखा है तो चित है ना, तो सत यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इसका तोड़ेंगे, ये तो सत है, चिदानंद का तोड़ेंगे तो चित्त, यानी द का त कर देंगे, चित्त धन आनंद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एक ही शब्द में दो दो संधि हो सकता है, जैसे आपने देखा सच्चिदानंद में सत्य धन चिदानंद, और चिदानंद का करेंगे तो चित्त धन आनंद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है जगत धन जननी, तो जगत में त है, जननी में ज है, त के बाद में ज झ आता है तो त का ज हो जाता है, तो त का ज कर देंगे, तो जग यहाँ तक है और जननी यहाँ है, इस जग त का ज और कर दीजिए, तो ये बन जाएगा जग जननी। अब यहाँ पे लिखा है उत्तधन झटिका, तो त के बाद में झ आता है, देखिए त के बाद में ज या झ में से कोई भी बढ़ाता है तो त का ज ही होता है, तो त का ज कर देंगे, तो उ त का ज करेंगे और पीछे झटिका जोड़ कर देंगे, तो फाइनली शब्द बनेगा उज्झटिका। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तधन जयनी, तो त के बाद में ज आता है तो त का ज हो जाएगा, तो आधा ज ये, पूरा जननी ये है जयनी, इसको जोड़ करेंगे तो उज्जयनी बनेगा। देखिए सत्य धन जन लिखा है, तो त के बाद में ज आता है तो त का ज ही होगा, तो आधा ज ये, पूरा जन ये है, तो जोड़ करेंगे सज्जन बनेगा। उज्ज्वल में आप देखेंगे जैसे उत्तधन ज्वल है, तो त के बाद में ज आता है तो त का ज ही होता है। अब ये आधा त है तो आधा ज बनेगा, और इधर ये ज्वल पूरा है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये आधा ज दो बार आएगा और आगे ऊ है तो उज्ज्वल बनेगा। ये आपके वर्तनी में भी पूछा जाता है कि उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो उज्ज्वल में आधा ज दो बार आता है, जैसा कि संधि के नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बृहत धन टीका, तो बृहत में त है, टीका में ट है, त के बाद में ट आता है तो त का ट ही हो जाएगा, तो आधा ट ये है, पूरा टीका ये है, तो बृहत टीका इसको जोड़ करेंगे, या आप बृहत टीका को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे ट के नीचे जो ट लगता है वो वाला कंसेप्ट जो आपने देखा होगा वो ये बृहत टीका। अब देखिए उत्तधन डयन लिखा है, तो त के बाद में ड आता है तो त का ड ही हो जाएगा, तो आधा ड ये बनेगा और पूरा ड ये है, तो उड्डयन बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा, तो उड्डयन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है उत्तधन लास, अब नियम कहता है कि त के बाद में ल आता है तो त का ल ही हो जाता है, तो त का आधा ल ये होगा, पूरा लास ये लिखा है, इधर ऊ है तो शब्द बनेगा उल्लास।
तत् धन लीन लिखा है, त के बाद में ल आता है तो ल ही हो जाएगा, तो तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख लिखा है, त के बाद में ल आता है तो त का ल हो जाता है तो उल्लेख बनेगा। उत धन लंघन लिखा है, तो त के बाद में ल आता है, त का ल ही होगा, उल्लंघन बन जाएगा। उत धन लिखित लिखा है, तो उत धन लिखित बराबर क्या हो जाएगा, उल्लिखित हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान नियम है। त के बाद में च छ आता है तो त का च हो जाएगा। त के बाद में ज झ आता है तो त का ज हो जाएगा। त के बाद में ट आता है त का ट हो जाएगा। त के बाद में ड आता है तो त का ड हो जाएगा। त के बाद में ल आता है तो त का ल हो जाएगा। संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहेगा सभी में आधा प्लस पूरा अक्षर आपको दिखाई देगा। शब्द को वहीं से तोड़ेंगे, और चूंकि सब कुछ त का ही हुआ है, त का ही च छ हुआ है, त का ही ज हुआ है, त का ही ड हुआ है, त का ही ट हुआ है, त का ही ल हुआ है, तो संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहेगा सभी में त वापस कर देंगे। आधा अक्षर जो भी है उसको त में वापस कर देंगे। जैसे उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण हो जाएगा, च का त कर देंगे। जगत छाया में च का त करेंगे तो जगत धन छाया हो जाएगा। उच्चरित में च का त करेंगे तो उत धन चरित हो जाएगा। सच्चिदानंद में च का त करेंगे तो सत्य धन चिदानंद हो जाएगा। जग जननी में ज का त करेंगे तो जगत धन जननी हो जाएगा। उत धन झटिका है तो आप देखिए उज्झटिका में ज का त करेंगे तो उत धन झटिका बनेगा। उज्जयनी में ज का आधे का त कर दीजिए तो उत धन जयनी हो जाएगा। मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो सज्जन लिखा है तो सत धन जन हो जाएगा। उज्ज्वल का करेंगे तो उत धन ज्वल हो जाएगा। बृहत टीका का करेंगे तो बृहत धन टीका हो जाएगा। उड्डयन का करेंगे तो ड का भी त होगा तो उत धन डयन हो जाएगा। उल्लास का विच्छेद करेंगे ल का त कर देंगे उत धन लास हो जाएगा। तल्लीन का करेंगे तत् धन लीन हो जाएगा। उल्लेख का करेंगे उत धन लेख हो जाएगा। उल्लंघन का करेंगे उत धन लंघन हो जाएगा। उल्लिखित का करेंगे तो उत धन लिखित हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये नियम बहुत आसानी से आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे नियम की तरफ चलते हैं। व्यंजन संधि का चौथा नियम। तो देखिए व्यंजन संधि का नियम 4 क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम 4 कहता है कि यदि त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाएगा। बहुत आसान है, त के बाद में स हो, ये आधा त है ये पूरा स है, तो त के बाद में स हो तो त का च और स का छ हो जाएगा। इस बार दोनों में चेंज होगा, त में भी चेंज होगा, स में भी चेंज होगा। त का च कर देंगे और स का छ कर देंगे। इस नियम 4 को च छ नियम भी कहा जाता है, क्योंकि संधि का जितना भी शब्द इससे बनता है उस सभी में च छ आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने सूत्र के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया है, तो सूत्र के माध्यम से आप चीज़ों को देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, त के बाद में स आएगा तो त का तो च होगा और स का छ होगा, तो फाइनली क्या बनेगा बताइए, च छ बनेगा। त का देखिए आधा त है तो आधा ही छ बनेगा, पूरा स है तो पूरा छ बनेगा। लगे हाथों एक नियम और समझ लेते हैं इसी में। त के बाद में ह आता है तो त का द होता है, द आधा, और ह का ध हो जाता है। ठीक है, ध, यानी त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे आधा द है पूरा ध है, तो आप क्या करेंगे, जैसे द के नीचे ध लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आधा द है और पूरा ध है इसमें। ठीक है,
जो आधा दिखाई देता है वो पूरा होता है और जो पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। तो नियम 4 ये कहता है संधि का, जिसमें पार्ट 2 शामिल हैं, कि त के बाद में स आता है तो त का च और स का छ हो जाता है, और त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्धनुश्वास, तो त के बाद में क्या है स, तो दोनों में चेंज होगा। त के बाद में स होता है तो त का च और स का छ होता है। तो आप देखेंगे ये आधा स है तो आधा ही होगा, आगे जो है पीछे जो है वो सेम ही रहेगा, जोल्ट कर दीजिए तो यहाँ पे ऊ है और इधर आप देखेंगे यहाँ पे बास है, तो फाइनली शब्द बनेगा उच्छ्वास। वैसे ही यहाँ पे देखिए उत्धन शिष्ट लिखा है, तो त के बाद में स है तो त का च और स का छ हो जाएगा, तो आगे तो ऊ है तो ऊ लिख दीजिए, त का आधा च कर दीजिए, स का छ हो जाएगा और मात्रा लग जाएगा ये वाला, और उसके बाद ट, तो शब्द बनेगा उच्छिष्ट। सतधन शास्त्र लिखा है, सतधन शास्त्र, तो त के बाद में स आता है तो त का च और स का छ हो जाता है, तो यहाँ पे सच्छास्त्र बनेगा। अब देखिए वैसे ही जैसे यहाँ पे उच्च श्रृंखल लिखा है, तो आप मुझे बताइए ये च किसका हुआ है, त का च होता है ना, तो इससे त हो जाएगा, और ये छ किसका है, तो छ होता है स का, तो ये स है। तो आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ तक तो हो जाएगा उत, ठीक है, और यहाँ पे इसका स कर देंगे, नीचे री का मात्रा लगा हुआ है, उसके बाद खल, तो शब्द बनेगा, बताइए क्या शब्द बनेगा, उत्धन श्रृंखल, यहाँ से उत्धन श्रृंखल। भाई त का च, उत्धन श्रृंखल को जोल्ट करिए, जैसे त का च और स का छ होगा, री ऊपर बिंदी, उसके बाद खल, और यहाँ पे क्या है ऊ, तो इसको जोल्ट करेंगे तो उत्श्रृंखल ही तो बनेगा, उत्श्रृंखल, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये वाला नियम। अब थोड़ा सा इसी में आगे और समझते हैं। जैसे उत्धन हारण लिखा है, तो नियम ये कहता है कि यदि त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। अब आपको ये तो बता दिया गया है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो आगे ऊ है, पीछे ऋण है और बीच में ये लग जाएगा, तो शब्द बनेगा उद्धरण। उत्धन हिरित लिखा है, हिरित, ठीक है, हिरित, अगले एग्जाम्पल में उत्धन हिरित, तो शब्द बनेगा उद्धृत। पतधन हति, तो त का द और ह का ध करेंगे तो पद्धति शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नियम भी आपको व्यंजन संधि का चौथा नियम आसान तरीके से समझ आया होगा। त के बाद में स आएगा तो त का च, स का छ हो जाएगा, त के बाद में ह आएगा तो त का द और ह का द हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल की मदद से आपको चीज़ों को समझा दिया भी गया है, ठीक है। जैसे यहाँ भी ये ह वाला नियम है, त के बाद में ह आता है, तो ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, जो व्यंजन संधि का पांचवा नियम है। तो देखिए नियम 5 यहाँ पर लिखा गया है। तो नियम 5 व्यंजन संधि का ये कहता है कि यदि ह्रीश्व स्वर और दीर्घ आ के पश्चात छ आए तो च का आगमन हो जाता है। इसी चीज़ को दोबारा समझिए, यदि ह्रीश्व स्वर और दीर्घ आ के पश्चात छ आए तो च का आगमन हो जाता है। आगमन का मीनिंग है च अपने आप आएगा। इसी डेफिनेशन को यहाँ पर सूत्र में कन्वर्ट किया गया है। यदि ह्रीश्व स्वर, तो ह्रीश्व स्वर कितने होते हैं, 4, अ, ई, उ, री,
और दीर्घ आ, तो यहाँ पे दीर्घ आ भी शामिल कर लीजिए। के पश्चात छ आए तो यहाँ पे छ आ गया है इनके बाद में, तो क्या होगा, च का आगमन होगा, यानी च अपनी तरफ से आएगा, आगमन होगा च का। ठीक है, चलिए, तो यही नियम है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मूल शब्द में च छ मिलेगा, संधि का जितना भी मूल शब्द होगा सभी में च छ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्वधन छंद, तो आप देखिए अगर आप व में हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे अ है, ठीक है, और इधर क्या है छ, तो ह्रस्व स्वर यहाँ पे अ हो गया, उसके बाद में छ आया है, तो बीच में कुछ नहीं करना है, बस छ का आगमन कर देना है। तो स्वधन छंद बराबर क्या बनेगा, स्वच्छंद बनेगा। जैसे अनु लिखा है तो अनु में क्या है बताइए, उ, और इधर क्या है छ, तो ह्रस्व स्वर हो गया उ, उसके बाद में छ है। नियम कहता है ह्रस्व स्वर अ ई उ री और दीर्घ आ के बाद में छ आता है तो च का आगमन हो जाता है, तो यहाँ पे च का आगमन कर देंगे तो अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद बनेगा। वैसे ही विधन छेद लिखा है तो इसमें ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई के बाद में छ आता है, च का आगमन हो जाएगा बीच में, तो फाइनली शब्द बनेगा विच्छेद। देखिए दीर्घ आ के बाद में भी यदि छ आता है तो च का आगमन होगा, आधन छादन बराबर शब्द बनेगा आच्छादन। वैसे ही देखिए मातृधन छाया लिखा है तो तव में हलंत लगाएंगे तो यहाँ पर री है और इधर छाया है, तो अगर मान लीजिए ह्रस्व स्वर री के बाद में छ आता है तो च का आगमन हो जाता है, तो मातृ और छाया के बीच में च आ जाएगा, तो फाइनली शब्द बनेगा मातृछाया। वैसे ही वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया, वैसे ही तरु धन छाया बराबर तरु छाया। कुछ नहीं करना है, बस ह्रस्व के बाद में छ आता है तो च का आगमन कर देंगे, ई धन छा बराबर बनेगा इच्छा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जैसे च का आगमन होता है वैसे ही च चला भी जाएगा, तो बीच में से च को हटा दीजिए तो संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन छेद। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के ही तो नियम पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि बताइए तरु छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तरु धन छाया होगा, च का आगमन हुआ है, च यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान नियम है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो जैसे आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या चर्चा कर रहे हैं आपसे, हमने नियम 3 के बारे में चर्चा किया है। नियम 3 कहता है, नियम 3 त संबंधी नियम है। त के बाद में च छ आता है तो त का च, त के बाद में ज झ आता है त का ज, त के बाद में ट आता है त का ट, त के बाद में ड आता है त का ड, त के बाद में ल आता है त का ल हो जाता है। एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे और हमने उसको सॉल्व किया। नियम 4 कहता है त के बाद में स आए तो त का च और स का छ हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सूत्र में भी आपको यही चीज़ बताई गई है, त के बाद में स आता है त का च, स का छ हो जाएगा, त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाएगा। एग्जाम्पल से चीज़ों को हमने समझा है। उसके बाद अगला नियम हमने देखा है कि ह्रस्व स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर अ ई उ री और दीर्घ आ के बाद में छ आता है तो च का आगमन हो जाता है। इसको मूल शब्द में च छ मिलेगा। जैसे देखिए जितना भी मूल शब्द यहाँ दिया गया है ना, जैसे देखिए स्वच्छंद है, अनुच्छेद है, विच्छेद है, आच्छादन है, मातृछाया है, वृक्षछाया है, तरुच्छाया है, इच्छा है, सभी में आपको च छ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो भी नियम हमने डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के नियम 6 के बारे में। और व्यंजन संधि को हम टोटल 8 नियमों में पढ़ लेंगे, तो नियम 6 और नियम 7 और नियम 8 3 नियम और बाकी हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए
और वीडियो को आप जो है शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प मिले। और यदि दोस्तों आप इसी तरीके से अच्छे से हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हैं और अगर किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो, तो उसके लिए आप टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल जो अभी हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे दोस्तों। ठीक है, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।